चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, हमने इससे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स क्या होती है? जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा दे। क्या करवा दे? एक्सेलरेट करवा दे। एक्सेलरेट किसे कहते हैं? ये जो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी 3 की स्पीड से जा रही है, उसका जो नीडल है वो 20 पे। जैसे आप एक्सेलरेटर देते हैं तो इंजन क्या करता है? उसको फोर्स लगाता है। जब फोर्स लगाता है तो उसका जो 20 से जो कांटा है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये जो कांटा आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या बता रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। जो स्पीड बढ़ना होती है या स्पीड कम होना होती है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड कम हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो जब भी फोर्स लगाई जाती है क्या पैदा होता है? अच्छा, अगर रोकने के लिए ब्रेक लगाएंगे तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, स्पीड कम होगी। और अगर एक्सेलरेटर देंगे गाड़ी का तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड कम हो रही हो, हम क्या बोलते हैं? कि फोर्स ने एक्सेलरेशन पैदा किया है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात तफसील से पढ़ी। तो जब भी आप फोर्स लगाते हैं क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। सही है। बाद आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, बल्कि घुमाव पैदा होता है। जैसे पंखा है, इसके पर को मैं फोर्स लगाऊं तो क्या पैदा होगा? घुमाव पैदा होगा। सही है। फोर्स के दो इफेक्ट हो गए। एक वो कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। और एक वो फोर्स का इफेक्ट, जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? घुमाव। इस चैप्टर में हम फोर्स का टर्निंग इफेक्ट पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे चीज़ों को टर्न करती है। समझ में आ रही बात आपको? ये बड़ा देखो इम्पोर्टेंट है मसला टर्निंग का। ये जब मैं इसको छोड़ता हूँ, एक सूरत तो ये है कि ये सीधी गिरी है, और एक सूरत ये है कि जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये घूमती हुई गिर रही है। एक दफ़ा मैं कैसे गिरी है? सीधी। और एक दफ़ा मैं छोड़ रहा हूँ तो कैसे गिर रही है? ऐसे घूमती हुई गिर रही है। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा फोर्स इस पर अमल कर रही है जिसको सीधा ला रही है, और एक दफ़ा फोर्स इस पर अमल कर रही है इसको क्या कर रही है? हमारी है ना। ये अगर मैं इसको यहाँ रख लूँ, अब इसको मैं गिराऊँ, इसको छोड़ूंगा तो ये कैसे गिरेगा? घूमता हुआ गिरेगा ना। आप ज़रा छत के नुक्कड़ पे बैठ के ज़रा ऐसे हो, आप सीधे गिरेंगे या घूमते हुए गिरेंगे? घूमते हुए गिरेंगे। फोर्स का ये वाला इफेक्ट जिसमें चीज़ें घूमना शुरू हो जाए, इसको आप क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इस चैप्टर में हम फोर्स की वजह से ये जो घूमने वाली चीज़ें पैदा होती हैं। अच्छा, फिर कुछ खुद भी हम घुमाव चाहते हैं। हम खुद भी घुमाव चाहते हैं, खुद ब खुद घुमाव पैदा हो, ये वाली बात हम चाहते हैं। पंखा चलाना चाहते हैं। अब अगर पंखा में घूमते ना, इधर से यूँ जाता सीधा पंखा, तो क्या फ़ायदा होता? नहीं होता है। हम क्या चाहते हैं? सीधा ना जाए। इस वाली फोर्स में हम क्या चाह रहे हैं? सीधा जाए। लेकिन पंखे वाली फोर्स में हम क्या चाहते हैं? सीधा ना जाए, घूमे। क्योंकि उसका नतीजा में घूमने से मिलेगा, हवा आएगी। ऐसे ही गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, आपने इसमें लगाया पाना, और पाना लगा के आप क्या कर रहे हैं? उसके नट को खोल रहे हैं। खोलने का मतलब घुमा रहे हैं। घुमाव पैदा करना चाहते हैं आप उस नट में ताकि वो खुले, और दोबारा से घुमाव पैदा करना चाहते हैं पंक्चर लगाने के बाद जब वो बंद हो। सही है। और इस सब के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फोर्स। ठीक है। फोर्स के नताइज दो होते हैं। एक ये चीज़ सीधी जाए,
और एक ये कि चीज़ सीधी ना जाए बल्कि घूमे। पिछले चैप्टर में हमने फोर्स की ये नताइज जिसमें वो सीधी जा रही थी इसको स्टडी किया। इस चैप्टर में हम फोर्स के वो नताइज जिसमें सीधी नहीं जाती थी बल्कि घूमती है उसको स्टडी करेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? आगे चले भाई। अब हम टर्निंग इफेक्ट का तारुफ हो गया, पता चल गया। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? टर्निंग इफेक्ट। बस हाँ, यस, फोर्स के नतीजे में चीज़ों का जो घूमना है इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिएगा ना, फर्ज कीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो बीच में ठुका हुआ है। भैया समझ लें आप, बीच में क्या है? ठुका हुआ है। मैं अगर यहाँ पर फोर्स लगाऊं ऐसे करके तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊं ऐसे करके, अब घूमेगा, अब घूमेगा। मैंने कहा ये बीच में ठुका हुआ है। बीच में ठुके का मतलब समझ रहे हैं? ये जैसे ठुके तो मैंने ऐसे बीच में ऐसे ठुक दिया। अभी देखो, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ घूमता नहीं घूमता, लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है? ये बात क्लियर हुई आपको? तो फोर्स कभी भी लगा रहा हूँ मैं और फोर्स अभी भी लगा रहा हूँ मैं। ये क्या बात हुई कि यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं घूम रहा और यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो घूम रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें जो घुमाव पैदा हो रहा है वो सिर्फ फोर्स की वजह से पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर फोर्स की वजह से घुमाव पैदा होता तो जिस वक्त फोर्स में यहाँ लगा रहा हूँ तब भी घुमाव पैदा होना चाहिए था। लेकिन अभी तो फोर्स घुमाव पैदा, लेकिन जब मैं फोर्स यहाँ लगाता हूँ तो क्या पैदा होता है? घुमाव पैदा होता है। इसका मतलब ये जो घुमाव इसमें पैदा हो रहा है इसकी वजह सिर्फ फोर्स नहीं है, बल्कि फोर्स के साथ साथ ये जो डिस्टेंस है, ये जहाँ फोर्स लग रही है उसके सेंटर से, इसको सेंटर बोलते हैं, इसको एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल जिसके गिर्द घूमेगी चीज़, जिसके गिर्द चीज़ घूमती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेल राड होती है ना, वो एक्सेल के गिर्द पहिया घूम रहा होता है। एक्सेल से कितने फासले पर फोर्स लग रही है, इसमें घुमाव पैदा करने के लिए फोर्स के साथ साथ एक्सेल से कितने फासले पर फोर्स लगा रहे हैं इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ना लगाएं, यहाँ लगाएं तो क्या होगा? घुमाव पैदा नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? आसान है, मुश्किल है? अगर फोर्स यहाँ लगाने, एक फोर्स यहाँ लगे, एक फोर्स यहाँ लगे और एक फोर्स ये लगे, तीनों फोर्स सेम है, ये भी 10 है, ये भी फोर्स कितनी है? 10 है, और ये भी फोर्स कितनी है? आपके ख्याल में इस फोर्स से तो घुमाव पैदा नहीं हो रहा, इससे होगा, इससे भी होगा, इससे ज़्यादा होगा या इससे ज़्यादा होगा? ऊपर वाले से घुमाव ज़्यादा पैदा होगा, नीचे वाले से घुमाव। जबकि आप देखो इसकी फोर्स भी कितनी है? 10, इसकी फोर्स भी कितनी है? 10, और इसकी भी कितनी है? फोर्सेस तो सारी सेम है, तो फिर इससे ज़्यादा क्यों पैदा हो रहा है? बात असल में ये है कि ये जो फोर्स लग रही थी ये एक्सेल पर ही लग रही थी, और ये जो फोर्स लग रही है एक्सेल से थोड़े फासले पर लग रही है, और ये जो फोर्स लग रही है एक्सेल से ज़्यादा फासले पर लग रही है। तो जो एक्सेल से ज़्यादा फासले पर लगती है वो ज़्यादा घुमाव पैदा करती है। ये बात क्लियर हो रही? तो ये जो एक्सेल से फासला होता है इसको हम कहते हैं आर्म ऑफ द फोर्स। आर्म ऑफ द फोर्स। तो घुमाव पैदा करने के लिए फोर्स के साथ साथ आर्म ऑफ द फोर्स की भी
जरूरत होती है। सही है। घुमाव पैदा करने के लिए फोर्स भी चाहिए, उस फोर्स के साथ क्या चाहिए, आर्म ऑफ द फोर्स भी चाहिए। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी घुमाव उतना ज़्यादा पैदा होगा, आर्म ऑफ द फोर्स जितना ज़्यादा होगा घुमाव उतना ज़्यादा पैदा होगा। सही है, ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको घुमाने के लिए मैंने क्या चीज़ अप्लाई की है, इसको घुमाने के लिए मैंने क्या अप्लाई किया है, बाबा सर आपने दो चीज़ अप्लाई की, एक क्या अप्लाई की और एक क्या अप्लाई की है, आर्म ऑफ द फोर्स। ऐसा ही है, सिर्फ फोर्स लगा के आप घुमाव पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ आर्म ऑफ द फोर्स की वजह से भी घुमाव पैदा नहीं हो सकता, दोनों मिला के लगाना पड़ेगा। फोर्स भी लगानी पड़ेगी और उसके साथ साथ आर्म ऑफ द फोर्स भी लगानी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई। दोनों को जब मिला के लगाते हैं, जब दोनों को, तो कहते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर जो घूमने वाला है, इस ऑब्जेक्ट पर टार्क अप्लाई किया है। टार्क क्या सर, ये क्या है टार्क? और उर्दू में ऐसे लिखते टार्क। टार्क क्या होता है? ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? फोर्स और आर्म ऑफ द फोर्स का वो मजमूई असर जो किसी चीज़ में घुमाव को पैदा करे, उस मजमूई असर को हम टार्क कहते हैं। वाह, क्या जबरदस्त डेफिनेशन। फोर्स और आर्म ऑफ द फोर्स का वो मजमूई इम्पैक्ट जो किसी चीज़ में क्या पैदा कर दे, घुमाव पैदा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, टार्क। मैं जैसे ये जो कैमरा लगा हुआ है, मैं बोलूँ इसको थोड़ा इधर कर दो, मैं क्या पैदा करवा रहा हूँ इसमें, घुमाव पैदा करवा रहा हूँ, घूमेगा ना ये यूँ। तो आप जो अप्लाई करोगे इस पे घुमाव के लिए, जो चीज़ अप्लाई करोगे वो सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स के साथ साथ कोई भी आर्म ऑफ द फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा। इसका मतलब आप जो चीज़ अप्लाई करोगे इस पे, उसका नाम क्या है, टार्क। सादा फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है, टार्क घुमाव पैदा करता है। याद रखना, जो घुमाव है वो टार्क नहीं है। अक्सर बच्चे गलत समझते हैं, जो घुमाव इसमें आ रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टार्क नहीं, वो घुमाव है, टार्क नहीं, वो घुमाव है। ये घुमाव किसकी वजह से पैदा हो रहा है, जो चीज़ लग रही है, सही है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लियर हो रही बात आपको? घुमाव चाहिए होता है हमें या नहीं चाहिए होता है? चाहिए होता। पंखा ज़रा शदीद गर्मी हो रही हो और पंखा आप स्लो कर दें, तो कोई बोलेगा भाई इसको ज़रा तेज़ करो, आप पूछो इस पर क्या लगाऊं मैं तेज़ करने के लिए, वो ये बोलना चाह रहा है इस पर ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज़ लगाओ जिससे और तेज़ घूमे। जो चीज़ लगाई जाएगी अब इसके ऊपर वो डार्क होगी। डार्क दरअसल क्या पैदा करता है, घुमाव पैदा करता है। मेरी बात आपको सिर्फ फोर्स नहीं लगेगी कि फोर्स लगा के आप बोलो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, नहीं, फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होता है, घुमाव पैदा नहीं होता। टार्क से क्या पैदा होता है, घुमाव। तो टार्क की डेफिनेशन क्या होगी, किसी चीज़ पर अमल करने वाली वो एक्सटर्नल चीज़ जो उसमें घुमाव पैदा कर दे, उस एक्सटर्नल चीज़ को आप क्या कहते हैं, टार्क। टार्क कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, टार्क दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर एक फोर्स, नंबर दो आर्म ऑफ द फोर्स। अगर पाए ये बात आप लोग या नहीं, सही है। एक तीसरी चीज़ भी होती है,
एक तीसरी चीज़ भी होती है, लेकिन वो तीसरी चीज़ जो है समझाने के लिए मुझे आपकी ये किताब बेकार किताब भी है, इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ाए बगैर टॉपिक आ जाते हैं, और वो जब तक वो नहीं पढ़ाएंगे जब तक आपको जो तीसरी चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अभी इस टॉपिक के बाद वो टॉपिक शुरू करूँ। वो टॉपिक इस किताब में नहीं है, ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको, बोरिंग लगेगा, लेकिन उसका पढ़ना, उसका सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर फिजिक्स के अगले टॉपिक्स में उसका इस्तेमाल आएगा बार बार। उसको हम कहते हैं वेक्टर एनालिसिस, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, मैं यहाँ अपनी क्लास रोक रहा हूँ। कौन सी क्लास रोक रहा हूँ? ये जो चैप्टर वाली क्लास है। और अब क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? वो बेसिक चीज़ें जो मुझे उस तीसरे कॉन्सेप्ट को समझा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, तार 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक फोर्स, एक हार्मोनल फोर्स और एक और तीसरी चीज़। वो तीसरी चीज़ क्या है, उसको समझने के लिए हम इसको रोक रहे हैं और उसको समझने जा रहे हैं। सही है, ये मिटा दो। हम वापस जोड़ेंगे इस बात से, इसको वापस से जो नताई निकालेंगे, ये नताई देखने में 3-4 दिन लगेंगे। इस चीज़ को समझने में कितने दिन लगेंगे, देखते कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है? कोई भी 3 कोने वाली शक्ल, उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। सब क्या है? 3 कोने वाली कोई भी बंद शक्ल, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्लियर होगी बात आपको? तो बहुत आसान सी बात है। ट्राइंगल की बहुत सारी टाइप्स हैं। ट्राइंगल की बहुत सारी टाइप्स हैं। बहुत सारी टाइप में से एक टाइप है, उसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें किसी 2 लाइनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसी ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल है? कैसे पता चला? इसमें ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। अच्छा, ये कुछ और है, ये एंगल कुछ और है। ये 3 एंगल होते हैं। हर ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। अगर मैं इसका नाम रखूँ A, B और C, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी? AB। ये वाली साइड क्या कहलाएगी? BC। और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? AC। तो 3 क्या हो गई? साइड। और 3 क्या हो गए? एंगल। सीधी सीधी बात, मोटी मोटी समझ में आ गई। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है। अच्छा, एक बात और समझ लें आप, ये वाला एंगल तो 90 का हो गया, बाकी ये 2 एंगल हो गए। इनमें से किसी एक एंगल को हम बेस एंगल करार देते हैं अपनी मर्जी से। या तो इसको मान लो ये बेस एंगल है, या इसको मान लो ये बेस एंगल है। फर्ज करें मैं इसको मान ले रहे हैं, ये क्या है? बेस एंगल है। अब ये वाला एंगल बेस एंगल नहीं रहा। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हाइपोटेन्यूज। अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके नहीं बोलो, तेज। हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस सही। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल के सामने वाले को हमेशा कहा जाता है परपेंडिकुलर। नाम है इसका, परपेंडिकुलर। और बाकी जो तीसरी बचती है उसे क्या कहा जाता है? बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक?
ट्राइंगल कई तरह की होती है, उसमें से एक ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, उस ट्राइंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं? जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, गुड, और कोई एक आप क्या मान लेते हैं? बेस एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल के सामने वाले को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। बाकी जो लाइन बचती है उसे क्या कहा जाता है? बेस। ये बात पकड़ में आ गई आपको? सही है। अगर आपके सामने ये बनाऊं एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें बता सकते हैं आपके हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और रेक्टेंगल वो क्या है, परपेंडिकुलर। सबसे पहले आपको सवाल पूछते थे बेस एंगल कौन सा है इसका। अगर मैं आपसे कहूँ बेस एंगल ये है, अब आप बताइए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? बेस। ये वाली बात ऐसे याद नहीं रखनी कि जो सीधी लाइन है परपेंडिकुलर है, जो ऐसे लाइन है बेस है, जो सीढ़ी की तरह लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे याद नहीं रखना। कैसे याद रखना है? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा बेस। ये बात क्लियर हो गई? आसान है मुश्किल है? आप सब याद रख रहे हैं जहन में या उसको उतारने की ज़रूरत है? ठीक है, जहन में रखें। देखो आप सब बच्चे ये बात जहन में डालो कि 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ सेल हैं आपके दिमाग में, ठीक है। और वो जो 10,000 करोड़ सेल हैं उसमें एक सेल और दूसरे सेल का जो लिंक है उसमें 10 लाख लिंक है। एक सेल दूसरे सेल से जब लिंक करता है तो उसमें कितने लिंक बनते हैं? 10 लाख। ठीक है, ये जो आपका दिमाग है ना, ये बहुत सुपरफिशियल टाइप की चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया है, सही है। और ये इसकी कारकर्दगी बहुत है, इसकी एफिशिएंसी बहुत है, सही। इसको यूज़ करें, इस पे भरोसा करें। हमारा मसला ये है कि हम भरोसा नहीं करते, हम याद नहीं रखते, हम लिख लेते हैं टक 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 टक। पूछा भाई क्यों लिखा? बोला बाद में देखेंगे, भूल जाएंगे वो देखेंगे। इसका मतलब आपको दिमाग पर भरोसा नहीं है। जब आप दिमाग पर भरोसा नहीं करते तो दिमाग भी बोलता सही है भाई, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप ये कहते हो नहीं भाई ये दिमाग ये तुम्हें रखना है, ये बाद में मुझे बताना है, तो अब दिमाग सेटिंग बना रहा हूँ, इसको कहाँ रखूँ, ये बात पूछेगा मुझसे, ये तो मैं कैसे बताऊँगा इसको। जब आप इस रवैये का इख्तियार करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उसकी एफिशिएंसी को बढ़ती जाती है। बहुत सी बातें याद रखनी चाहिए। कल हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था इंट्यूशन, या क्या बोलते हैं उर्दू में, वजदान। जब आपके दिमाग में ये सारा सेल काम करने लग जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, उसको याद रखना शुरू करते हैं, और तो फिर आपका वजदान जो है वो काम करने लगता है। इसलिए बच्चों को बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जो बात पढ़ें उसे बार बार रिपीट करके जहन में, सोच में उसे याद रखें। और जब वो याद हो जाए ना जहन में, फिर कापी में लिखा करें। कापी में इसलिए नहीं लिखें कि हम बाद में इसको देख के याद रखेंगे, बल्कि कापी में इसलिए रखें कि जो आपके दिमाग में आ गई ये बात वो आपने कापी में नोट कर दी। तो कापी आपका क्या होगा? कापी आपकी दिमाग की कापी होगी। ये जो कापी होती है इसको कौन सी कापी होना चाहिए? यानी इसको जितने समय पलटाएं बोले सब मुझे पता है, सब मेरे दिमाग में। यानी ये जो कापी है ये आपके दिमाग की कापी होनी चाहिए, सर ने जो बोर्ड पर लिखवाया था उसकी कापी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? चलें आगे चलते हैं। तो ये जो ट्राइंगल थी इसको हमने अभी तस्करा किया आपके सामने, इसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस एंगल है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस एंगल। इस ट्राइंगल को सारी दुनिया मैजिक ट्राइंगल बोलती है।
क्या बोलती है? हाँ, बस जब से दुनिया आबाद हुई है ना, इसमें से इल्म निकल रहा है, आज भी निकल रहा है। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है आज के दौर में जदीद साइंस में जिसका ताल्लुक इस ट्रायंगल से ना हो। हर चीज़ इसमें से निकली है। ये जो पंखा चल रहा है ना आपके पास, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी जब हम स्टडी करने जाओगे ये क्या कर रहा है, ये पंखे के अंदर क्या हो रहा है, आपको इसकी बेस में जाके ये मिलेगी। अजीब बात है। जहाज उड़ रहा है, समंदर में जहाज चल रहा है, सैयारे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जिसको आप स्टडी करोगे आपको कहाँ से बेस मिलेगी, उसकी यहाँ से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थे लोग ज़माने में पुराने, मैजिक ट्रायंगल नाम रखा होता है, मैजिक ट्रायंगल। इसमें से बहुत सारी बातें निकलती हैं, आज भी निकलती हैं। इसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप भी वो सब बातें समझने के काबिल हो जाएंगे जो इसकी वजह से डेवलप हुई। देखो ना, मैं टार्क पढ़ाते पढ़ाते ही आ गया, क्योंकि टार्क के अंदर ये लगती है। सही। तो अब जनाब एक आदमी थे, उसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। हम लोग उर्दू वाले और मुसलमान सारे उनको कहते हैं फीसागोरस। क्या बोलते हैं? उन्होंने एक अजीब बात निकाली इसमें से, इस ट्रायंगल में। उन्होंने कहा कि अगर बेस का स्क्वायर बना दें, बेस का क्या बना दें? कि मैंने बेस का स्क्वायर बनाया, ये बेस है और ये इसका क्या है? स्क्वायर है। और अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना दें, परपेंडिकुलर का क्या बना दें? ये देखो, ये किसका स्क्वायर बन गया है। और अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बना दें, किसका स्क्वायर बना दिया आपने? सबके बना दिए। ये बेस का स्क्वायर है और ये किसका है और ये किसका है। तो ये साहब फीसागोरस ने ये बात पता चलाई कि अगर मैं ये वाले स्क्वायर को ये वाले स्क्वायर को जमा कर दूँ तो जो बड़ा स्क्वायर बनेगा वो इसके बराबर होगा। ये बात किसने बोली? पाइथागोरस। इसको देखो ऐसे समझा सकते हैं, अगर ये जो लाइन है, ये लाइन 3 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? वो 9 का होगा, क्योंकि लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी कितनी होगी? 3। तो इसमें कितने टाइल आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। जो 3 था, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। मैथ में हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है? ये स्क्वायर होता है वो असल में। अभी बदला, वो स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर, ये 9 होता है। और फर्स्ट करो, ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 16 बनेगा। तो ये इसमें भी लंबाई में भी 4 है और चौड़ाई में भी कितना है? 4 है। 1, 2, 3, 4। ये 9 और ये 16। जब दोनों को मिला लेंगे तो कितने बनेंगे? ये 25 होंगे, यानी ये 5 का होगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर बराबर में नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये देखिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये होगा। इसका स्क्वायर अगर आप बना लें, ये क्या बना? 25। तो ये कह रहे हैं फीसागोरस साहब, क्या कह रहे हैं कि अगर बेस का आप स्क्वायर कर लें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लें और दोनों को जमा कर लें तो जो जवाब आएगा वो किसके बराबर आएगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको मैथ की ज़बान में कैसे लिख सकते हैं? वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर का क्या करें और बेस का क्या करें और दोनों को क्या करें, तो जो जवाब आएगा वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये बात पाइथागोरस ने बयान की कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस का स्क्वायर करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके अगर दोनों को जमा कर दिया जाए तो जो जवाब आएगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। आपको नींद तो नहीं आ रही? पक्का?
आपको आदत है इस तरह पढ़ने की या नहीं? इससे पहले कभी ऐसा पढ़ा आपने, ऐसे टीचर बोल रहा हो आपको सुनना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? ये बहुत बड़ा मसला है। आप लोग जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं पुराने, आप लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बचपन से आपको ऐसी पढ़ाई हुई है, इसमें कोई बात आपको समझा रहा है और आप समझ रहे हो, उसको गौर कर रहे हो। तो हमारे यहाँ जो स्कूल हैं उनका बुरा हाल है, वहाँ पर इतनी लंबी बातें नहीं करते, वहाँ क्या करते हैं सिर्फ ये सवाल है, इसका ये जवाब है, छाप लो। बच्चे सिर्फ क्या करते रहते हैं, काफ़ी करते रहते हैं, काफ़ी करते हैं। ठीक है, ये सलाहियत कि आप 40 मिनट किसी टीचर को सुनते हैं गौर से और उसकी बात समझ रहे होते हैं, ये सलाहियत भी बहुत बड़ी सलाहियत है स्टूडेंट के तौर पर। नॉर्मल स्टूडेंट में ये सलाहियत नहीं होती, उसको क्या आती है जी सब इतनी बड़ी बातें बताओ उसको झटके आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने पूरे नर्सरी से ये काम करते हुए यहाँ तक आए और अब पढ़ाई शुरू हो, अब इसका बेनिफिट है, जाहिर साहब से पढ़ रहे हैं आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है कि आपको पढ़ने की आदत हो गई, आपको समझने की आदत हो गई। मैं जो बोलता जा रहा हूँ आपके जहन में तस्वीर चलती जाए, इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आप भी बेटे कोशिश करें, कोई बात समझ में नहीं आए, ऐसा लगे तो बहुत मुश्किल है, आप मुझे बोलें सर हमको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको दोबारा बताऊँ। जो बच्चे बोलेंगे उनको बताऊँगा, जो नहीं बोलेंगे उनको मैं समझूँगा बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आप बोलते ही नहीं, आप पूछते ही नहीं, मेरे जैसा कोई टीचर ही नहीं है, कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं यार मुझे जब पता चलेगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब आप सवाल पूछेंगे। ठीक, तो ये थे जनाब आपके पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस साहब ने ये बात पता चलाई कि उसके बेस का अगर स्क्वायर कर लिया जाए और उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लिया जाए और दोनों को क्या कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो जो जवाब आता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कहलाता है। मैंने कल सवाल पूछा था अपने बच्चों से कि ये उसके दिमाग में आया कैसे होगा, ये इसके दिमाग में कैसे आ गई ये साथ चीज़ें कि मैं अगर इसका स्क्वायर कर लूँ, इसका स्क्वायर कर लूँ, दोनों को जमा कर लूँ, तो वो जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो दरअसल किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। दिमाग में आते कैसे बराबर? इसकी वजह है इंट्यूशन, वजदान। ध्यान में डालें हम, वजदान क्या होता है? जब आप गौर फिक्र करने के आदी हो जाते हो और आपका दिमाग आपके सेंसेस से चीज़ें लेके हर लम्हा उसको प्रोसेस कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप मजबूर करते हो सोच, अब जैसे आप मजबूर कर रहे हो इस तरह की बात गौर से सुनो, तवज्जो दो, मजबूर कर रहे हैं। जब आप करते ना थोड़े दिनों बाद आपके दिमाग को आदत हो जाती है सोचने की, फिर वो क्या करता है, आपके कहे बगैर, आपको बताए बगैर खुद सोचने लगता है। खुद बाहर से इनसे आपकी जो नॉलेज है वो सबको जमा करके अपने साथ रखता है, खुद सोचता है, उसको पैटर्न बना रहा होता है उसको। तो ऐसे बनाते उसको कोई बात पता चल जाती है अचानक खुद ही। ये खुद कोई ये नहीं होता कि जो है वो ऊपर से नाजिल हो गया या उसको कोई वही आ गई, नहीं, ये उसका इंट्यूशन होता है, ये उसका वजदान होता है, ये उसके दिमाग की पोजीशन होती है जहाँ पर उसके खलिए हर लम्हा क्या कर रहे होते हैं, सेल उसके सोच रहे होते हैं, पैटर्न बना रहे होते हैं। तो हम जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनको इस दर्जे तक जाना चाहिए कि ये जो हमारा जो छठा पार्ट है, 5 पार्ट्स हुए हैं जो बॉडी में देखना, सुनना, चखना, महसूस करना, सुनना, इससे भी हम नॉलेज गेन करते हैं। और एक तीसरी चीज़, छठी चीज़ भी होती है जिसे आप कहते हैं इंट्यूशन या वजदान। ये कब काम करता है? जब आपका जो दिमाग है वो इन 5 चीज़ों के साथ मुसलसल जुड़कर प्रोसेस में लगा रहे, हत्ता कि आप सो भी रहे हो ना तब भी वो प्रोसेस में लगा रहे। वो क्या करता है, उसके पास जितनी नॉलेज जमा हुई वो नॉलेज लेता है और जितनी चीज़ें उसको दिख रही हैं उनको लेता है, और आप हैरान होते हैं उसको मिला के वो कोई चीज़ बना। आप कभी हैरान हो, कभी आप गौर करना इस बात के लिए। आप सो रहे हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं,
उस ख्वाब में कोई सीन चल रहा है, उस सीन में किसी ने ऐसे करके यूं करके ढोल बजाया है, ढम, और ये आपका ख्वाब का सीन था, लेकिन प्लेट गिरी थी, ढम। तो वो जो प्लेट का गिरना है ढम, और आपके ख्वाब का जो है ढम, ये एक साथ कैसे जुड़ गए? ऐसे जुड़ गया कि दरअसल आपका जो दिमाग है ना, वो आप तो सो रहे हो, आँख बंद है, लेकिन जो आपके दूसरे सेंसेस हैं, उन सेंसेस के साथ वो उसकी नॉलेज मुसलसल चल रही है, और उस नॉलेज की बुनियाद पर उसका जहन कुछ काम कर रहा है, तो दोनों को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। तो मैं अभी, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, सारे स्टूडेंट छोटे छोटे हैं आप लोग, लेकिन जब आप इस प्रोसेस से गुजरते जाएंगे, सोचते रहेंगे, और करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो फिर आपका भी क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। चलें भाई, इसको ऑफ करें, ये बात बना लेना।